हेलो गाइस, देखिए। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ये इकोलॉजी में इकोसिस्टम, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का वो पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स, फिर इकोटोन, नीके। इसको नीके इंग्लिश में नीच बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नीके। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट फ्लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में पढ़ेंगे ट्रॉपिकल लेवल, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पैरामिड। पैरामिड में आ जाएगा एनर्जी फ्लो, नंबर और बायोमास का। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में एक होता है गैसियस साइकिल, जैसे हो गया कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। उसके बाद हो जाएगा सेडिमेंट्री साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। देखिए, ये जो इकोलॉजी है, इससे इस वीडियो लेक्चर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने का चांस बन सकता है, क्योंकि जितना इकोलॉजी का कंसेप्ट है इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक होता है लिविंग, बायोटिक होता है लिविंग, लिविंग ऑब्जेक्ट। अबायोटिक होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग का, किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। उसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो इकोसिस्टम का बनता है, वो सबसे पहले देखिए, पहले कहां से? माइक्रो से स्टार्ट होगा, माइक्रो से स्टार्ट होगा और मैक्रो तक पहुंच जाएगा। देखिए, ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये ऑर्गेनिज्म मान लीजिए कि सबसे जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए कि अर्थवॉर्म्स हो गया। स्पीसीज में फिर आ जाइए, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म के बाद होगा स्पीसीज, स्पीसीज के बाद फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद फिर कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम और फिर बायोम। इस स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर है सराउंडिंग, और सराउंडिंग के अंदर है हैबिटेट। बेसिकली ये हैबिटेट जो है, ये है होम। हैबिटेट होम होता है। और इकोसिस्टम होता है पूरा पूरा, मान लीजिए यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स का कुछ पार्ट है इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम का पार्ट है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का पार्ट है सराउंडिंग, फिर सराउंडिंग का पार्ट है हैबिटेट। अब देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में दो पढ़े थे, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक हम अभी बोले कि बायोटिक वो होता है जो लिविंग ऑब्जेक्ट हो, लिविंग थिंग्स हो। अबायोटिक में होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में जैसे हो गया सनलाइट, वाटर, एयर, मॉइस्चर और टेम्परेचर। इसके बाद अगर बायोटिक का बात करें तो बायोटिक में हम सबसे पहले देखेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब देखिए, प्रोड्यूसर को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर को बोला जाएगा ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर को बोला जाएगा हेट्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर को बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर मान लीजिए कि ये हो गया ग्रास, जो नेचर द्वारा उगता है। ग्रास हो गया, प्लांट्स हो गया, ये हो गया प्रोड्यूसर। कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर 3 तरह का होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को बोला जाता है हार्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर को बोला जाता है कार्निवोरस और टर्सरी कंज्यूमर को बोला जाता है प्रीडेटर्स। अब देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो प्रोड्यूसर को अपना भोजन बनाता है, इसीलिए इसको हार्बीवोरस, हार्बीवोरस बोला जाता है, क्योंकि ये शाकाहारी है। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हो गया गोट, एग्जाम्पल लिख लीजिए गोट। ग्रास को कौन खाएगा? गोट खाएगा। अब यही अगर आप सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो गोट को जो खाएगा, जैसे उल्फ, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद हो गया टर्सरी कंज्यूमर, प्रीडेटर्स, जैसे हो गया लायन, टाइगर, लायन या टाइगर। लायन टाइगर क्या करेगा? इस सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस यानी कि उल्फ को अपना भोजन बनाएगा। देखिए, सबसे पहला है ग्रास, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, क्योंकि ये नेचर से डायरेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद घास को कौन खाएगा? गोट। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। गोट को खाएगा उल्फ, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। उल्फ को खाएगा टाइगर, ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर। अब ये आपको याद रखना है कि प्रोड्यूसर को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स को बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स, डीकम्पोजर को बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स।
अब प्राइमरी कंज्यूमर को बोला जाता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी। गोट, ग्रास होपर, ये सब क्या है, हार्बीवोरस है, जो शाकाहारी है, वो मांसाहारी नहीं है। अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर की बात करें तो ये मांसाहारी हुआ, जैसे कार्निवोरस और प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स हो गया टर्सरी कंज्यूमर और कार्निवोरस हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ये भी आप याद रखना है अच्छे से। अब देखिए डिकम्पोजर में जब आइएगा, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर को क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स। डिकम्पोजर दो तरह का होता है, एक को तो सीधा डिकम्पोजर और दूसरे को बोला जाता है डेट्रिएटर्स। डेट्रिएटर्स। और एक होता है डिकम्पोजर। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए ये जो डेट्रिएटर्स है, इसका जो फूड चेन स्टार्ट होगा ये डेड डेड एनिमल या डेड स्पेसीज से स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो डिकम्पोजर है, ये प्रोड्यूसर जैसे ग्रास हो गया, यहां से स्टार्ट होगा। डेड यानी कि कोई जानवर मर गया, और जानवर को क्या करेगा, मिट्टी में मिलने के बाद जो अर्थवॉर्म्स है, जो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसको क्या करेगा, मिट्टी में डिकम्पोज कर देगा। तो यहाँ से जो डेड प्लांट या डेड एनिमल से जहां से स्टार्ट होगा फूड चेन, उस वहां से बोलेंगे डेट्रिएटर्स फूड चेन। अब देखिए सिस्टम क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम में बेसिकली ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किसका है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, साथ में क्या होगा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्सेज इन्वायरमेंट। सिस्टम में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, जो अभी बताया वही। अब देखिए इन्वायरमेंट इंटरेक्शन जो है, ये सिस्टम में जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज से इंटरेक्शन है। मान लीजिए कि यहाँ पे स्पेसीज 1 है, यहाँ पे स्पेसीज 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो इन सब स्पेसीज से क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इन सब से क्या होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा। साथ में जो ये इन्वायरमेंट है, ये भी अपना रोल इस इंटरेक्शन में प्ले करेगा। इन्वायरमेंट ऑल्सो प्ले अ रोल इन दिस इंटरेक्शन। अब देखिए हैबिटेट और इन्वायरमेंट में डिफरेंस क्या है। हैबिटेट जो है ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। लेकिन हैबिटेट में लाइफ एग्जिस्ट करेगा, मस्ट हैव लाइफ। बट अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जरूरी नहीं है कि लाइफ एग्जिस्ट हो, मे हैव और मे नॉट हैव लाइफ। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा डेजर्टी एरिया है, या टुंड्रा वाला में चल जाइए, तो कहीं कहीं जगह ऐसा भी मिलेगा आपको कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कहीं कहीं ओशियन में ऐसा जगह मिलेगा, सी और ओशियन में, कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे हीट वेव हो सकता है, तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप अगर हैबिटेट की बात करें तो वहां पे मस्ट हैव लाइफ होना चाहिए, लाइफ होना ही चाहिए। अब देखिए इकोटोन क्या होता है। इकोटोन बेसिकली ट्रांजिशन है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे डेजर्ट है, और सेकेंड क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट है। यहाँ पे डेजर्ट है, इस एरिया में डेजर्ट है, और इस एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है। अब ये जो बीच का पार्ट बच रहा है, ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें क्या होना चाहिए, इस बीच वाला पोर्शन में होगा क्या। यही अगर हम बात करें तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये पूरा खाली है। एक सेकेंड, देखिए ये बीच वाला पोर्शन है, ये ट्रांजिशन जोन बनाता है फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में। ये जो जोन है ये ट्रांजिशन जोन कहलाता है। अब देखिए इस जोन में बेसिकली क्या होगा, डेजर्ट का भी जो पार्ट है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज है, ये इस रीजन में पहुंच जाएगा। अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इस रीजन में आके पहुंच जाएगा। कुछ स्पीसीज क्या होगा, फॉरेस्ट से इस रीजन में आ जाएगा, कुछ स्पीसीज डेजर्ट से इस रीजन में आ जाएगा। तो ये क्या बेसिकली ट्रांजिशन जोन बना रहा है। ट्रांजिशन जोन बनाने के साथ साथ क्या होगा कि ये मिक्सअप हो जाएगा, दो बायोम का मिक्सअप हो जाएगा, दो हैबिटेट का मिक्सअप हो जाएगा। इसी को बेसिकली बोला जाता है इकोटोन, इकोटोन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम और बायोम। टू डिफरेंट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पहला इकोसिस्टम हो गया डेजर्ट, दूसरा इकोसिस्टम हो गया फॉरेस्ट। इसका जो ट्रांजिशन जोन है इसको बोला जाता है इकोटोन। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये है इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2। इसको मान लीजिए डेजर्ट और इसको मान लीजिए फॉरेस्ट। इसके बीच में जो ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है इकोटोन। इकोटोन बेसिकली जो यहाँ पे स्पीसीज है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज भी हो सकता है, और इसका प्रोडक्टिविटी हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे
डेजर्ट का भी स्पीसीज जाएगा और फॉरेस्ट का भी स्पीसीज यहाँ पे जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी हाई होगा, ये याद रखिएगा। अगर कंपेयर करें एरिया में, तो अगर डेंसिटी की बात करें तो इस एरिया में, पार्टिकुलर इस एरिया में डेंसिटी हाई होगा एज कंपेयर टू इस एरिया और इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2। डेजर्ट और फॉरेस्ट की अगर बात करें तो डेंसिटी घनत्व में जो स्पीसीज की बात करें तो इस एरिया में ज्यादा स्पीसीज होगा और इसका प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एज स्पीसीज। एज स्पीसीज ऐसा स्पीसीज होता है जो दो, यानी कि डेजर्ट और फॉरेस्ट, दो इकोसिस्टम का मिक्सअप होगा। हाईली पॉपुलेशन होगा यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी इन इकोसिस्टम क्या होगा, हाई होगा। अगर हाई होगा तो इसी को बोला जाता है इको एज इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट देखिए, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन डेंसिटी इन बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज इन इकोटोन, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। उसको क्या कहा जाएगा, एज इफेक्ट। अब यहाँ पे आइए, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इज मोर इन इकोटोन। ये तो हम बता दिए कि ये जो पार्टिकुलर जगह है इकोटोन जो बना रहा है ट्रांजिशन जोन, उसमें पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2। अब यहाँ पे आइए, बायोडाइवर्सिटी इज हाई। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हाई होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, फूड के लिए फ्रिक्शन होगा, फूड के लिए आपस में स्पीसीज से क्या होगा, लड़ाई होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जोन ऑफ टेंशन। जोन ऑफ टेंशन का मतलब हो गया कि फूड के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा ऐसा हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है फूड के लिए। याद रखिएगा, जोन ऑफ टेंशन किससे रिलेटेड है, इकोटोन से। अब देखिए इसका एग्जांपल कुछ कुछ समझिए। जैसे हम मैंग्रोव का एग्जांपल लिए, तो मैंग्रोव किसके किसके बीच में है, मैंग्रोव जो है ये इकोटोन का एग्जांपल है। मैंग्रोव जो है फॉरेस्ट और रिवर, इस दोनों के बीच में होगा मैंग्रोव। इसीलिए आप न्यूज में भी देखते होंगे कि मैंग्रोव जो है इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, स्पीसीज भी फॉरेस्ट और रिवर दोनों का इसमें मिक्सअप होता है। अगर आप एस्चुरीज या डेल्टा की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन है ये सी और रिवर इससे मिलकर बनाता है। अगर आप ग्रासलैंड इकोटोन की बात करें तो ये डेजर्ट और फॉरेस्ट इसका मिक्सअप है। अभी जो ये इकोसिस्टम हम बोल रहे थे कि ये डेजर्ट है, ये फॉरेस्ट है, तो ये बेसिकली क्या है, इसके बीच में ग्रासलैंड है, इसके बीच में ग्रासलैंड है, डेजर्ट और फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखिए, नीस, इसी को बोला जाता है नीचे, इकोलॉजिकल नीस। अब इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, देखिए ये बेसिकली यूनिक फंक्शनल रोल होता है। जैसे हम हैबिटेट जो है ये होम है, नीश भी एक होम ही है, लेकिन ये यूनिक होम है। यूनिक होम कैसे बोल दिए कि ये पार्टिकुलर या स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए होगा, इसमें कोई और स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये केवल एक स्पीसीज के लिए ही होगा। यूनिक फंक्शनल रोल देखिए, मान लीजिए कि कोई स्पीसीज है, अब वो स्पीसीज का ये नीश है, यानी कि ये होम है, तो केवल वही स्पीसीज जो है इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दूसरा स्पीसीज इसमें आके नहीं रह सकता है। ये यूनिक रोल इसमें प्ले होगा, यूनिक रोल होगा। अब देखिए, यूनिक फंक्शनल रोल दैट स्पीसीज परफॉर्म्ड एज इज पर पोजीशन इन इकोसिस्टम। उसका जो पोजीशन है, मान लीजिए कोई एनिमल, कोई स्पीसीज का जो पोजीशन है उसमें यूनिक रोल जो है, यूनिक फंक्शनल रोल जो प्ले करेगा वो है कोई भी इकोसिस्टम में, उसको बोला जाता है नीचे। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, वल्चर और क्राउ, ये दोनों क्या है, स्कैवेंजर्स है, लेकिन इसका जो पोजीशन है ये दोनों का अलग अलग है। मान लीजिए कि सेम ही हैबिटेट में क्राउ और वल्चर अगर दोनों एक ही जगह पे हो जाए तो ये बेसिकली क्या होगा, आपस में ही लड़ाई झगड़ा करके एक न एक को मार देगा। इसलिए इसका जो हैबिटेट होगा ये डिफरेंट होगा, और इसका जो हैबिटेट वल्चर का होगा ये होगा डिफरेंट। इस दोनों का, ये दोनों एक जगह नहीं एग्जिस्ट कर सकता, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिक फंक्शनल रोल। ये बेसिकली जॉब है। अब देखिए, नो टू स्पीसीज कैन हैव सेम इकोलॉजिकल नीश। देखिए किसी दो स्पीसीज का एक नीश नहीं हो सकता, बिकॉज कंपटीशन टिल वन स्पीसीज इज आइदर एलिमिनेटेड। और देखिए क्या होगा, अभी हम क्राउ और वल्चर का एग्जांपल लिए, अगर ये दोनों एक ही जगह होगा तो ये दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। किसके लिए कंपटीशन होगा, ये स्कैवेंजर्स, दोनों स्कैवेंजर्स है,
दोनों जो सनाग्रा चीज है उसको खाने के लिए क्या करेगा, आपस में लड़ाई करेगा, कंपटीशन करेगा और किसी न एक को डिस्प्लेस कर देगा या एलिमिनेट कर देगा। देखिए बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन क्या होता है। बायो मैग्निफिकेशन, अगर कोई टॉक्सिक या पॉल्यूशन है, मान लीजिए कि कोई टॉक्सिक पॉल्यूशन है और कोई एक स्पीशीज उसको खा लेता है। मान लीजिए कि ये जो ग्रास है इसमें कोई पेस्टिसाइड मिक्स किए, ये जो ग्रास है इसमें कोई पेस्टिसाइड क्या किए, टॉक्सिक जो एलिमेंट्स है वो मिक्स कर दिए। अब ये ग्रास को क्या करेगा, ये जो टिड्डा है, ग्रास होपर है, ये इसको खाएगा। तो ये जो टॉक्सिक है इसका जो पोर्शन है इसमें चला जाएगा। इसमें जाने से क्या होगा, इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो साइज है ये बड़ा है, तो ये क्या करेगा, लगभग 4-5 जो ये जो ग्रास है ये 4-5 ग्रास को खा लेगा। 4-5 ग्रास को खाने से इसका जो टॉक्सिक का जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, इसमें जाएगा। तो जब 4-5 ग्रास खाएगा, 10 ग्रास खाएगा तो इसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप बात करें कि ये जो ग्रास होपर है इसको क्या खाएगा, ये क्राउ खा लेगा, ये बर्ड जो है ये खाता है। तो ये भी बर्ड क्या करेगा, ये भी इससे साइज में बड़ा है तो इसको भी ज्यादा चाहिए, तो ये जो ग्रास होपर है ये 4-5 ग्रास होपर खा जाएगा। ये जो टिड्डा है, ये 4-5 टिड्डा ये बर्ड क्या करेगा, खा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टॉक्सिक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, टॉक्सिक का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यही जो बर्ड है वो मर जाता है और ये वल्चर या बोलिए जो गिद्ध है ये इस बर्ड को खा लेता मरने के बाद, तो एक बर्ड को तो नहीं खाएगा, 4-5 बर्ड, मान लीजिए 4-5 बर्ड खा गया, तो इसका कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जब ये मर जाएगा तो इसको भी कोई अगला जो नेक्स्ट होगा वो खाएगा, उसमें कंसंट्रेशन हाई होगा। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किया और जितना आगे तक फूड जो लेंथ है, फूड का लेंथ है, फूड वेव है, वो इंक्रीज, जितना इंक्रीज हो रहा है ये जो टॉक्सिक है उसका भी लेवल इंक्रीज हो रहा है। यही बेसिकली होता है बायो मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन। देखिए इंक्रीजेज इन इंक्रीजेज इन टॉक्सिक फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम बात क्या किए थे कि ग्रास है, ग्रास को क्या कौन खाया, ग्रास होपर, ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाया, स्नेक, स्नेक को कौन खाया, स्नेक को खाया मान लीजिए कि वुल्फ्स। अब देखिए ये जो ट्रॉपिक लेवल है, ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है, ये ट्रॉपिक लेवल 4 है। इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल 1। जैसे ये जो ग्रास है ये खाया टिड्डा, ये ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में गया। ट्रॉपिक लेवल 2 टिड्डा से क्या खाया, बर्ड खाया, ये ट्रॉपिक लेवल 3 गया। बर्ड को क्या खाया, ये वल्चर खाया, तो ये ट्रॉपिक लेवल 4 गया। इसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। अब ये समझिए, यहाँ पे आइए, देखिए बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन को समझिए। जब बायो मैग्निफिकेशन की बात कीजिएगा तो इसमें जो ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में जाएगा तो इसमें जो स्पीशीज है वो चेंज होगा, इसका जो स्पीशीज है वो चेंज होगा, ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में जाएगा। लेकिन बायो एक्युमुलेशन में ट्रॉपिक लेवल एक ही रहेगा, एक ही ट्रॉपिक लेवल होगा, ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए कि अब देखिए इसमें देखिए कि कोई एक फिश खाया, फिश खाया, इसका जो टॉक्सिक लेवल है ये इतना है अभी। टाइम टू टाइम क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या होगा, ये टॉक्सिक ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, ये टॉक्सिक क्या होगा, ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा। जैसे कि कोई भी बीक होता है, जैसे कुत्ता का बीक हो जाता है तो वो टॉक्सिक क्या होता है, टाइम टू टाइम इंक्रीज होता है। तो यही हो रहा है कि इसमें ये मछली के पहले तो टॉक्सिक इतना ही ये ग्रहण किया, लेकिन टाइम टू टाइम ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ये पूरा बॉडी में फैल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा बॉडी में फैल जाएगा, जिससे ये क्या होगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। बायो एक्युमुलेशन में एक ही ट्रॉपिक लेवल होगा, लेकिन बायो मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। यहाँ पे देखिए अमॉन्ग डिफरेंट स्पीशीज, देखिए अमॉन्ग डिफरेंट स्पीशीज, और बायो एक्युमुलेशन में है विद इन सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में ये जो टॉक्सिक है ये इंटर करेगा। अब जितना ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होगा बायो मैग्निफिकेशन में उतना ही टॉक्सिक जो है, ये पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर बायो एक्युमुलेशन की बात करें तो ये सेम ही स्पीशीज होगा, लेकिन ये टाइम के साथ और बॉडी जो टाइम के साथ जो बॉडी होगा वो भी बड़ा होगा, वो भी बिग होता जाएगा। तो वो भी क्या करेगा, ट्रॉपिक लेवल तो इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन टॉक्सिक इंक्रीज हो रहा है एक्युमुलेशन में। अब देखिए ये जो हम टॉक्सिक का नाम बोले, ये बेसिकली पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट है। ये पॉल्यूटेंट कौन कौन सा है, मरकरी है, आर्सेनिक है, पेस्टिसाइड्स है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स है और डीडीटी है। ये एग्जांपल आप रट लीजिएगा, ये आ सकता है।
इस सब का टॉक्सिक लेवल क्या होता है, टॉक्सिक लेवल इंक्रीज होते रहता है। अब देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कैरिंग कैपेसिटी। देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये एक मेथड है। मेथड क्या है कि ह्यूमन को कितना नेचर से जरूरत है, यानी कि डिमांड है ह्यूमन का, ह्यूमन का नहीं बोलिए, पूरा जो स्पीशीज है, स्पीशीज स्पीशीज में आ जाएगा ह्यूमन, ह्यूमन एनिमल, बर्ड्स, या फिर जो भी स्पीशीज हो, उसको नेचर से कितना डिमांड है, इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देखिए अ मेथड दैट डिटरमाइंस हाउ डिपेंडेंट ह्यूमंस या एनिमल्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचर से जो हमको रिसोर्स मिलता है वो कितना अवेलेबल है, उसका नीड्स कितना है, यानी कि ह्यूमंस या एनिमल से कितना डिमांड हो रहा है नेचर से। अगर आप कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो नेचर कितना सप्लाई कर सकता है, नेचर के पास कितना कैपेसिटी है कि स्पीशीज तक अवेलेबल करवा सके। कैपेसिटी ऑफ अर्थ या नेचर टू रेगुलेट द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन सर्वाइव, कितना सप्लाई कर सकता है नेचर। अब देखिए हम ओवरशूट डे मनाते हैं, तो ओवरशूट डे क्यों मनाता है कि हम जो जितना नेचर से हम ले सकते हैं उतना कम से कम ले, ताकि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सर्वाइव अच्छे से कर सके, इसीलिए ओवरशूट डे मनाया जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि जो सप्लाई है, नेचर के द्वारा जो सप्लाई है और ये जो डिमांड है, अगर सप्लाई डिमांड डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए, सप्लाई से क्या हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए फुटप्रिंट, तो उस टाइम जो ओवरशूट है वो हो जाएगा, यानी कि जीवन जो है वो संकट में आने लगेगा। इसलिए ओवरशूट डे मनाया जाता है ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आराम से सर्वाइव कर सके। अब देखिए फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इससे क्वेश्चन क्या होगा, आता ही आता है। इसमें है इकोलॉजिकल सक्सेशन, सेकंड है एनर्जी फ्लो, थर्ड है न्यूट्रिएंट फ्लो। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट फ्लो ये क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसको समझिए। देखिए कहीं पे क्या हुआ, वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो एक्टिव है, वॉल्केनिक आइलैंड क्या है, एक्टिव है। टाइम टू टाइम क्या होगा, ये जो वॉल्केनो है ये समाप्त हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रॉक्स, ये कंप्लीट रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत टाइम के बाद क्या होगा, बहुत टाइम के बाद क्या होगा, इसमें मॉसेज और लाइकेन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर तो इन्वायरमेंट दे ही देगा। तो यहाँ पे मॉसेज और लाइकेन क्या होगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मॉसेज और लाइकेन जो स्मॉल स्पीशीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइकेन, मॉस, ये सब होने के बाद फिर क्या होगा, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे ग्रास आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रास स्टार्ट हो जाएगा आना। ग्रास के बाद फिर क्या होगा, प्लांट्स, प्लांट्स के बाद क्या होगा, ट्रीज, ट्रीज से फिर क्या होगा, बर्ड्स, गोट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल यहाँ पे एग्जिस्ट, और साथ में ह्यूमन भी है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। अब एक बार इसको और समझिए। मान लीजिए कि कोई वोल्केनिक आइलैंड है, वोल्केनिक आइलैंड में क्या हो रहा है, शुरुआत में बहुत लावा गर्म होता है तो वहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब लावा खत्म होगा, वो ठंडा होगा, तो वहां पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए रॉक्स है, ये रॉक्स है लावा खत्म होने के बाद। यहाँ पे फिर क्या होगा, लाइकेन, मॉसेज, लाइकेंस, ये आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ग्रास, ग्रास के बाद फिर जो कुछ एनिमल है जैसे गोट, उल्फ, फिर ग्रास के बाद ये सक्सेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लांट्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट, ह्यूमिडिटी और जो वाटर है ये तो आ ही रहा है, तो प्लांट्स हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ स्पीसीज जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा, साथ में जो ट्रीज है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा। ये जो सक्सेशन हो रहा है, देखिए पहले रॉक्स था, पहले ये पहले ये क्या था, फायर था, फायर यानी कि वॉल्केनो था, वॉल्केनो से फिर ये रॉक्स बना, रॉक्स ठंडा हुआ, फिर मॉसेज और लाइकेन यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, सनलाइट, मॉइस्चर, वाटर सब कुछ आना स्टार्ट हो गया।
फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे ग्रास, प्लांट्स, फिर ये ट्रीज। यही जो टाइम टू टाइम सक्सेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लाइफ जो एग्जिस्ट हो रहा है, इसी को बोला जाता है सक्सेशन। इसको क्या बोला जाता है? सक्सेशन। अब यहाँ पे आइए, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्रोसेस बाय विच द स्पीशीज इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी चेंजेज ओवर टाइम। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, जो इकोलॉजिकल का कम्युनिटी है, जो स्पीशीज है, वो टाइम टू टाइम चेंजेज हो रहा है। वो क्या करेगा? रिप्लेसमेंट करेगा वन स्पीशीज टू अनदर। पहले क्या था, केवल गोट रहेगा, फिर उल्फ आएगा, फिर टाइगर आएगा, फिर लायन आएगा। ये क्या करेगा? रिप्लेस करता जाएगा। देखिए ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? नेचुरल सिलेक्शन पे। जैसे जो नेचर जहाँ पे जिस तरह का है, उस तरह का। मान लीजिए कि अगर सक्सेशन टुंड्रा में हो रहा है, तो वहां पे जो स्पीशीज होगा, वहां पे जो एनिमल होगा, वो आइस जो एब्जॉर्व कर सकता है, वो आइस वाला होगा। अगर आप ट्रॉपिकल की बात करें, ट्रॉपिकल लेवल में जाइएगा, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन में जाइएगा, तो वहां का जो नेचर होगा, वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेज होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वहां का एनिमल कैसा होगा, वहां का जो स्पीसीज है, प्लांट्स है, ट्रीज है, वो कैसा होगा। तो ये जो पूरा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये देखिए, सक्सेशन इज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये हमेशा क्या होगा? यूनि डायरेक्शन। यानी कि जो पायोनीर है और क्लाइमेक्स। पायोनीर क्या होता है? इनिशियल। इनिशियल क्या होगा? मॉसेज या लाइकेन से ये स्टार्ट होगा, और फाइनल क्या होगा? ट्रीज पे जाके इंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रीज से फिर ये क्या होगा? मॉसेज बनना स्टार्ट होगा। ये यूनि डायरेक्शन होगा। इनिशियल कंडीशन को बोला जाता है पायोनियर स्पीशीज, और फाइनल वाला को बोला जाता है क्लाइमेक्स स्पीशीज। ये याद रखिएगा, पायोनियर स्पीशीज और क्लाइमेक्स स्पीशीज। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। मान लीजिए कि पहले क्या होगा? सिंपल होगा, उसके बाद कम्प्लेक्सिटी इसका बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि पहले क्या होगा? प्लांट्स होगा, फिर ट्रीज होगा। ये सिंपल से कम्प्लेक्स होगा। अब हम देखिए, एक बोले थे पायोनीर, पायोनीर के बाद है सीरल्स, सीरल्स के बाद है क्लाइमेक्स। अब पायोनीर स्पीशीज को इसको बोला जाता है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज यानी कि ये जो ये जो हम अभी बोले कि फायर जब ठंडा होकर रॉक्स बन रहा है, रॉक से मोसेज हो रहा है, तो ये पायोनीर स्पीशीज है, वो इनिशियल स्टेज में है। लेकिन अगर आप ग्रास प्लांट्स की बात करें, तो ये इंटरमीडिएट स्पीशीज है। और क्लाइमेक्स स्पीशीज में हो जाएगा मल्टी सेल्यूलर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ होगा, और फूड वेब यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा। ये फाइनल स्टेज हो जाएगा। जैसे ट्रीज हो गया, लायन हो गया, टाइगर होगा, बड़ा बड़ा एनिमल जो होगा यहाँ पे एग्जिस्ट होने लगेगा। अब देखिए, पायोनियर स्पीशीज का नाम आपको याद रखना होगा। सबसे पहला याद रखिएगा कि बैक्टीरिया, एक मिनट, बैक्टीरिया, फंगस, मोसेज और लाइकेंस। कम से कम इतना आपको याद रखना है। ये कौन सा है? पायोनियर इनिशियल स्टेज वाला। विथ एवरी लेवल सब्सिक्वेंट सक्सेशन। देखिए, एवरी लेवल पायोनियर से क्या होगा? सीरल, सीरल से क्या होगा? क्लाइमेक्स। अगर ऐसा जा रहा है, तो इसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा? टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा। पायोनियर से सीरल जाएगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, जो फूड वेव है वो कम्प्लेक्स बनता जाएगा। साथ में जो न्यूट्रिएंट है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है, वो बढ़ता जाएगा। टाइम ये जो पायोनियर से क्लाइमेक्स हो जाएगा, तो ये प्रोडक्टिविटी हाई होगा। देखिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई है, बायोडाइवर्सिटी हाई है, न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में, वो भी बढ़ता जाएगा अपर लेयर में। क्योंकि जो वहां पे क्या होगा, जब ग्रास सूख जाएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो न्यूट्रिएंट का काम करेगा। फूड वेब कम्प्लेक्स होगा। अब देखिए, लाइफ स्पैन जो है वो हम अभी बता दिए कि क्लाइमेक्स का ज्यादा होगा और पायोनियर का कम होगा। जैसे ग्रास है, ये जल्दी सूख जाएगा। मान लीजिए ट्रीज है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा है। देखिए, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसमें दो टाइप है। पहला है प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन है जहां पे पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो था। सेकेंडरी सक्सेशन वो होगा जहां पे पहले लाइफ तो था, लेकिन अब लाइफ नहीं है। वहां अब जो स्टार्ट होगा वो इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट होगा, पायोनियर कंडीशन से स्टार्ट होगा, और फिर जाएगा कम्प्लेक्स में, क्लाइमेक्स में जाएगा। पायोनियर से स्टार्ट होगा और क्लाइमेक्स में जाएगा। पहले लाइफ, लेकिन पहले क्या था? लाइफ था। अभी हम समझेंगे क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, पहले समझिए प्राइमरी सक्सेशन। एट अ प्लेस वेयर नो लाइफ अकर्ड अर्लियर। जैसे हो गया बेयर आइलैंड, रॉक्स, न्यूली फॉर्म वॉल्केनिक आइलैंड, न्यूली फॉर्म डेजर्ट, डेल्टा या एस्टूरी। अब सेकेंडरी सक्सेशन में आइए। सेकेंडरी सक्सेशन देखिए, ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है, मान लीजिए कि कोई जंगल है, कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आग लग गया। ये जो फॉरेस्ट है, इसमें क्या हो गया? फायर, आग लग गया।
ये पूरा जल के क्या हो गया, राख बन गया। और ये जो राख बनने के बाद ये कंप्लीट क्या हो गया, एक सूखा लैंड, ड्राई लैंड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो ड्राई लैंड में कन्वर्ट हुआ तो ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होगा, इसमें सक्सेशन स्टार्ट होगा। यहाँ जो लैंड जो पूरा ड्राई है वहां पे भी क्या होगा, टाइम टू टाइम यहाँ पे मॉइस्चर आना स्टार्ट हो जाएगा, सनलाइट वाटर से क्या होगा, मोसेज और लाइकन बैक्टीरिया सब आना यहाँ पे स्टार्ट होएगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे ग्रास स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्लांट, फिर ट्रीज, और उसके बाद कंप्लीट सक्सेशन पायोनियर से क्या हो गया, क्लाइमेक्स वाला सक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई ओशियन है, उसमें कोई क्या किया, पॉल्यूटेंट मिलाने से क्या होगा, जितना जीव जंतु है ओशियन में सारा डेड हो गया। डेड होने के बाद क्या होगा, डेड होने के बाद ये टाइम टू टाइम क्या होगा, सनलाइट वाटर और जितना मॉइस्चर सब है ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाएगा। पॉल्यूटेंट जो है ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और वाटर क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। ये जो ओशियन का वाटर जो है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। जब टाइम टू टाइम फ्रेश हो जाएगा तो वहां पे बैक्टीरिया या जू प्लांकटन जिसको बोलते हैं, वहां से उसका जो सक्सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ओशियन की बात करें, ओशियन का जो सक्सेशन होगा वो पहले जू प्लांकटन से स्टार्ट होगा, जू प्लांकटन, फाइटो प्लांकटन वहां से स्टार्ट होगा, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, उसके बाद फिर क्या होगा, शार्क। ये इसका सक्सेशन है ओशियन का। ये सक्सेशन कब होगा, ये बेसिकली सेकेंडरी सक्सेशन में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आइए, ये जो सक्सेशन है इसका अगर ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट की बात करें तो ये दो एजेंट पे वर्क करता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये जो सक्सेशन है, ये एक जो एजेंट है, ये दो एजेंट है। एक तो एजेंट वो है कि एक्सटर्नल एजेंट है, इसको बोला जाता है एलोजेनिक सक्सेशन। एक्सटर्नल एजेंट क्या बोला जाता है, एलोजेनिक। और ये ऑटोजेनिक होता है यानी कि इंटरनल, यानी कि नेचर द्वारा। पहले नेचर वाला समझ लेते हैं। नेचर में क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट है, रेनफॉल है, सनलाइट रेनफॉल, और क्या बोल सकते हैं कि ये क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट का जो पैटर्न यहाँ पे जो है वो है, ये नेचर के द्वारा फिक्स है। मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये नेचर के द्वारा फिक्स है। तो ये जो सक्सेशन होगा इसको बोला जाता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। इसको क्या बोला जाता है, ऑटोजेनिक सक्सेशन। ये नेचर खुद करता है। अगर मान लीजिए कि हमको कहीं पे जल्दी सक्सेशन करवाना है, एलोजेनिक सक्सेशन यानी कि वहां पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क करवा के वहां पे जल्दी सक्सेशन करवाना है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तरीके से यूज करके क्लाइमेट को का जो पैटर्न है उसको थोड़ा हम अपने हिसाब से कन्वर्ट करके, ये जो फ्लड का पैटर्न है इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करके, फायर ड्रॉट ये सबको हम चेंज करके क्या करेंगे, अपना हिसाब से आर्टिफिशियल तरीके से इसका हम सक्सेशन करवाएंगे। इसको बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। ये ह्यूमन द्वारा हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए, एक शब्द है लिमिटिंग फैक्टर। इकोलॉजिकल सक्सेशन में कहीं कहीं मिल जाएगा आपको देखने को लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, बेसिकली ये जो सक्सेशन है ये कभी कभी हो नहीं पाता है। जैसे कि आप अगर डेजर्ट की बात कीजिएगा तो कुछ खास सक्सेशन नहीं देखने को मिलेगा। टुंड्रा की बात कीजिएगा तो वहां पे कुछ सक्सेशन जो है बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। सवाना ग्रासलैंड की बात कीजिएगा तो वहां पे केवल ग्रास ही है, यहाँ पे सक्सेशन अच्छा नहीं हो रहा। तो क्यों सक्सेशन अच्छा नहीं हो रहा, इसका लिमिटिंग फैक्टर क्या है। तो देखिए, डेजर्ट में अगर जाइएगा तो इसका जो मॉइस्चर है वो बहुत कम है, बहुत कम मॉइस्चर है। ये है इसका लिमिटिंग फैक्टर। इसलिए यहाँ जो डेजर्ट है इसका जो सक्सेशन है वो अच्छे से, अगर टुंड्रा में जाइएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको सफिशिएंट नहीं मिलेगा। अगर सवाना लैंड में जाइएगा तो वहां पे फायर और वाटर जो है, सवाना ग्रास में लैंड में क्या होगा जाता है, यहाँ ये जो ग्रास है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। बहुत ज्यादा हार्ड होने के क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन, एयर का फ्लो होने से यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। फ्रिक्शन जनरेट होने से यहाँ पे आग लग जाता है। आग लगने से क्या होता है, ये बहुत बड़ा जो है ये सक्सेशन नहीं कर पाता है। ग्रास से प्लांट, प्लांट से ट्रीज में सक्सेशन कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये जो ग्रास है बहुत हार्ड है। ये सवाना ग्रासलैंड है। देखिए, सवाना ग्रासलैंड को आप क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है और इसका इमेज देखना है और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। अबायोटिक फैक्टर मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर है, वैसा फैक्टर विच हिंडर्स
और ऑब्स्ट्रक्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या करता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में बाधा डालता है, इसी को बोला जाता है लिमिटिंग फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। देखिए एनर्जी फ्लो में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फूड चेन जो है वो हम बात किए। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से जाइएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होगा, तीन तरह का, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। अगर यहाँ बात कीजिएगा प्रोड्यूसर, तो ये नेचर द्वारा खुद आता है, जैसे हो गया ग्रास, मिट्टी से और मॉइस्चर से, ये ग्रास ऑटोमेटिक नेचर द्वारा होगा। प्लांट्स, ट्रीज, ये क्या हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को क्या खाएगा, कंज्यूमर खाएगा। जैसे कि ग्रास को खाया प्राइमरी कंज्यूमर, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये ग्रास को खाएगा। तो जब ये खाएगा तो ये इसको, इसका नाम क्या है, मान लीजिए कि एग्जांपल है ग्रास होपर। ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, वो जो तेंदुआ टाइप में होता है बर्ड या भल्चर, वल्चर, स्नेक को वल्चर खाएगा। अब देखिए प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास होपर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक हो गया और टर्सरी कंज्यूमर वल्चर हो गया। लेकिन आप प्रोड्यूसर की बात कीजिएगा तो ये केवल प्रोड्यूस करता है, ये किसी को खाता नहीं है, ये खिलाने का काम करता है। अगर आप यही से देखिए प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाइएगा तो ट्रॉपिक लेवल 1 हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जाइएगा तो ट्रॉपिक लेवल 2 हो जाएगा। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर में जाइएगा तो ट्रॉपिक लेवल 3। टर्सरी कंज्यूमर से उसके बाद फोर्थ में जाइएगा तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल 4। अब इसको थोड़ा क्लीन कर देते पहले, उसके बाद समझते हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए सबसे पहले देखिए ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। अभी हम बताए कि पोजीशन ऑफ फूड चेन, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, इस तरह का एक फूड चेन बना रहा है। ये क्या बना रहा है, फूड चेन। इसको क्या बोला जाता है, फूड चेन। प्रोड्यूसर से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, इसी को बोला जाता है पोजीशन इन फूड चेन। ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, पोजीशन इन फूड चेन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी फ्लो को फ्रॉम एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में। ये स्टार्ट कहां से होगा, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, कंज्यूमर में जाके समाप्त होगा। स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब देखिए फूड चेन में जो हम देखेंगे, इसको थोड़ा कंप्लीट कर दे रहे हैं, क्लीन सही से नहीं हुआ। अब देखिए फूड चेन में हम पढ़ेंगे क्या, फूड चेन। फूड चेन में हम वो पढ़ेंगे कि कौन किसको खा रहा है। जैसे कि ग्रास को खाया, ग्रास ऊपर को खाया उल्स, स्नेक, स्नेक को खाया वल्चर। तो कौन किसको खाए वो हम पढ़ेंगे फूड चेन में। तो देखिए हम दो फूड चेन पढ़ेंगे। पहला है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, सेकेंड है एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन का जो ट्रॉपिक लेवल है ये 4 से 5 हो सकता है, ये 4 से 5 हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्वेटिक फूड चेन में, ओशियन या समुद्र में जो एक्वेटिक फूड चेन है उसमें बात कीजिएगा तो इसका ट्रॉपिक लेवल कुछ ज्यादा है, 6 से 7 तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्वेटिक फूड चेन जो है इसका ट्रॉपिकल लेवल लेस एज कंपेयर टू एक्वेटिक, एक्वेटिक का मोर है। एनर्जी जो लॉस होता है ये टेरेस्ट्रियल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्वेटिक। ये लेस इफिशियंट है, टेरेस्ट्रियल वाला क्या होगा, लेस इफिशियंट होगा। देखिए इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा केवल 10% होगा। लेकिन अगर आप एक्वेटिक वाला में जाइएगा तो यहाँ पे 15% तक एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो वाटर है ये ज्यादा हीट अप नहीं हो जाता है, जिससे ज्यादा हीट अप नहीं होगा तो एनर्जी का लॉस कुछ कम होगा, इसीलिए ये रीजन है। और साथ में जो अगला रीजन है कि समुद्र में क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट और एनर्जी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। स्थल की बात करें तो उसमें न्यूट्रिएंट कम होता है। अब देखिए फूड चेन जो है वो दो टाइप का है, एक होता है ग्रेजिंग और एक होता है डेट्रियस। ग्रेजिंग फूड चेन वो फूड चेन होता है जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, जैसे ग्रास से स्टार्ट होगा। लेकिन आप डेट्रिएटस में जाइएगा तो वो जो फूड चेन स्टार्ट होगा वो डेड डिके एनिमल प्लांट्स बॉडी से स्टार्ट होगा। आगे हम इसको थोड़ा और समझेंगे, पहले इतना देख लीजिए। अब देखिए इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पैरामिड होता है ट्रॉपिकल लेवल ही। जैसे ये हो गया ग्रास,
ये हो गया ग्रास ऊपर, ये हो गया स्नेक, ये हो गया वल्चर। इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये बेसिकली पिरामिड बना है। पिरामिड क्या हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है ये अभी हम समझ लेंगे। पहले आप याद रख लीजिए कि पिरामिड क्या कैसे हो सकता है, अपराइट और इन्वर्टेड। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाएगा, लेकिन ये जो बेस है इस पे बेस पे क्या होगा, हमेशा प्रोड्यूसर ही होगा। इस बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर होगा। अब देखिए, हम ये जो पिरामिड है इसको हम तीन तरह से पढ़ेंगे। एक होगा नंबर, सेकेंड होगा बायोमास और थर्ड होगा इनर्जी। अगर आप इनर्जी पिरामिड पढ़िएगा तो इसको हम ऐसे याद रखिएगा, इनर्जी पिरामिड क्या होगा, ऑलवेज अपराइट होगा। ये जो अपराइट है, एनर्जी पिरामिड विल ऑलवेज अपराइट। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड की, तो ये नॉर्मल और इन्वर्टेड, यानी कि अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है, नंबर और बायोमास वाला। ये केस क्या है हम अभी पढ़ लेंगे। केवल आप अभी इतना याद रखिए कि ये जो नंबर पिरामिड है और बायोमास पिरामिड है, ये अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है। ये जो बायोमास है ये अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है। लेकिन आप एनर्जी की बात कीजिएगा, जब आप एनर्जी में जाइएगा तो केवल याद रखना कि केवल अपराइट होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज क्या होगा, अपराइट, अपराइट एनर्जी पिरामिड। यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम एनर्जी पिरामिड ही पढ़ेंगे। देखिए, ये है टेरेस्ट्रियल स्थल वाला और ये है एक्वेटिक वाटर में। अब देखिए, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाइएगा कभी भी, तो वहां पे एनर्जी का लॉस होगा, वहां पे एनर्जी का लॉस होगा। जैसे कि ग्रास ऊपर खाएगा तो ये एनर्जी कंप्लीट एनर्जी नहीं पहुंच जाएगा, कुछ एनर्जी क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। और ये जो ग्रास ऊपर है कुछ ही अमाउंट में एनर्जी अपने पास रख पाएगा ग्रास का। ग्रास ऊपर से फिर फ्रॉग में जाइएगा तो कुछ ही अमाउंट में ये जो फ्रॉग है ये ले पाएगा। फिर फ्रॉग से स्नेक में जाइएगा तो कुछ ही अमाउंट में एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। स्नेक से फिर ईगल में जाइएगा तो कुछ ही अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर होगा। इसको बोला जाता है लिंड्समैन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस का लिंड्समैन लॉ है। ये बताता है, ये क्या बताएगा कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। लिंड्समैन लॉ है। जब ग्रास से ग्रास ऊपर में जाएगा तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो केवल 10% ही जाएगा। 10% कितना हो जाएगा, बट्टा 100, केवल 100। फिर जब फ्रॉग में जाइएगा तो केवल 10 बचेगा। फिर यहाँ पे जाइएगा तो कुछ ही अमाउंट में बचेगा, 0.1। तो जब अगला स्टेप में जाएगा तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगा। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये कौन सा लॉ है, लिंड्समैन लॉ है। ये एनर्जी का पैरामीटर पर है। देखिए, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है ये ग्रास से ट्रांसफर हुआ, ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में, स्नेक से ईगल में। सभी केस में क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। यहां तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी बहुत कम हो जाएगा। अगर आप एक्वेटिक में जाइएगा तो देखिए, इसका जो ट्रॉपिक लेवल है ये टेरेस्ट्रियल से कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, क्योंकि वाटर ठंडा रखता है और साथ में यहाँ का न्यूट्रिएंट और एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है। तो देखिए, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हुआ, फिर जू प्लैंक्टन से स्टार्ट होके फिर देखिए स्मॉल फिश, मीडियम फिश, फिर शार्क तक पहुंच गया। ये आप याद रखिएगा, ये एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल है। देखिए, पैरामिड ऑफ नंबर पे आइए, तो ये अपराइट और इन्वर्टेड है। पहले इन्वर्टेड वाला केस समझ लीजिए। देखिए, इन्वर्टेड वाला केस में हम कैसे समझेंगे, दो ही लेते हैं या तीन ले लीजिए। सबसे पहले ट्रीज होगा, ट्रीज के बाद हम लेते हैं बर्ड, बर्ड के बाद हो गया तितली, बटरफ्लाई। देखिए, अगर आप नंबर की बात कीजिएगा तो ट्रीज कम होगा एज कंपेयर टू बर्ड, और बर्ड कम होगा एज कंपेयर टू बटरफ्लाई। एक ही ट्रीज की बात करें, हम कौन सा ट्रीज ले रहे हैं, एक ट्री ले रहे हैं, उस पर कंपेयर करें। देखिए, तो सबसे नंबर में बेस पे क्या है, ट्री। लेकिन ट्री सबसे नंबर में सबसे कम है, बर्ड से कम है ट्री, क्योंकि एक ही ट्रीज पे कितना बर्ड रहता है और एक ही ट्रीज पे कितना बटरफ्लाई होता है। इसीलिए ये जो नंबर ऑफ पिरामिड है ये इन्वर्टेड हो सकता है। अपराइट वाला केस देखिए, अपराइट वाला केस में सबसे ज्यादा है ग्रास, ग्रास से ग्रास ऊपर से फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्नेक मान लीजिए। ये हो गया नंबर में क्या होगा, कम होता जाएगा। स्नेक के बाद फिर हो जाएगा वल्चर,
अब एक्वेटिक इकोसिस्टम देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होगा, अपराइट ही होगा नंबर में भी। सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन होगा, उसके बाद जू प्लैंक्टन होगा, जूजेंटलिन होगा, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, शार्क। अब पिरामिड ऑफ बायोमास पे आइए, पिरामिड ऑफ बायोमास पे आइएगा तो देखिए, ये जो एक्वेटिक सिस्टम में जाइएगा बायोमास में, तो सबसे ज्यादा जो वेट होगा ये शार्क का सबसे ज्यादा वेट होगा। फाइटोप्लैंक्टन का सबसे कम होगा, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन का सबसे कम होगा। इसीलिए जो इसका जो केस बनता है ये इन्वर्टेड बनता है। बायोमास ऑफ एक्वेटिक सिस्टम क्या बनता है, इन्वर्टेड। अगर आप टेरेस्ट्रियल में जाइएगा तो ये बनेगा, क्या बनेगा, बायोमास सबसे ज्यादा बायोमास होगा ग्रास का, ग्रास से कम होगा रैबिट का, रैबिट से कम होगा उल्फ का, उल्फ से कम होगा लायन का। तो ये क्या हो सकता है, इन्वर्टेड और अपराइट। अब देखिए टाइप्स ऑफ फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिएटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ग्रास से, प्लांट से, वाटर से। देखिए टेरेस्ट्रियल फूड चेन लैंड जहाँ पे ग्रास होगा, एक्वेटिक फूड चेन में वाटर जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन वहां से स्टार्ट होगा। अगर आप डेट्रिएटस फूड चेन में जाइएगा तो यहाँ पे दो होगा, एक होगा डीकम्पोजर और एक होगा डेट्रीबोरस। डेट्रीबोरस को बोला जाता है स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर को बोला जाता है सेप्रोफाइटस। जैसे बल्चर हो गया, अर्थवर्म्स हो गया, ये हो गया डेट्रीबोरस। ये कहाँ से स्टार्ट, ये जो फूड चेन स्टार्ट होगा ये डेड बॉडी से स्टार्ट होगा, डेड बॉडी से स्टार्ट होगा। डेट्रिएटस फूड चेन में ये सब तो हम पढ़ ही लिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। देखिए अब हमको पूछ सकता है कि ग्रेजिंग फूड चेन में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा या डेट्रिएटस फूड चेन में, तो बोलिएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किस में होगा, डेट्रिएटस फूड चेन में। ह्यूमिफिकेशन, अगर ह्यूमिफिकेशन शब्द डेट्रिएटस में बोल दिया जाए तो ये बोलिएगा कि सही है। बायोजियोकेमिकल साइकिल, बेसिकली ये जो साइकिल है बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि ये सनलाइट है, ये सॉइल पे सनलाइट आ रहा है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये सॉइल और सनलाइट के इफेक्ट से यहाँ पे प्लांट्स प्लांट्स बनने लगेगा। देख रहे हैं ये प्लांट्स, ये ग्रोथ हो जाएगा। फिर बहुत साल बाद क्या होगा, ये प्लांट डेड हो जाएगा। और प्लांट जब डेड होगा तो डिकम्पोजर डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस डेड प्लांट को पुनः सॉइल में कन्वर्ट कर देगा। तो यही बेसिकली जो साइकिल है, साइकिल हुआ क्या, ये जो सॉइल जो प्लांट सॉइल से स्टार्ट हुआ था, फिर ग्रीन प्लांट बना था, फिर उसके बाद डेड प्लांट, उसके बाद ये जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है वो पुनः फिर सॉइल में उसको कन्वर्ट कर दिया। वही बेसिकली इसको साइकिल बोलते हैं, कि जहां से स्टार्ट हुआ था इन प्रोसेस वहीं पे जाके खत्म हो गया। तो अब इसमें देखिए यही सनलाइट, ये अर्थ है, इसी सब का इफेक्ट से क्या हुआ, सब कुछ फॉर्म हो रहा है जो कि साइकिल के पैटर्न में बन रहा है। तो जो साइकिल हमको पढ़ना है वो 5 साइकिल है। सबसे पहला वाटर साइकिल, सेकेंड कार्बन साइकिल, थर्ड नाइट्रोजन और फास्फोरस, उसके बाद सल्फर। ये बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है। अब देखिए बायो जियोकेमिकल साइकिल, इसको न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोल सकते हैं। और ये जो साइकिल है ये रिसाइकलिंग होते रहता है, मतलब बार बार जो साइकिल है वो बार बार वही प्रोसेस फॉलो करते रहता है, इसलिए इसको रिसाइकिल भी बोलते हैं। इसके दौरान होता क्या है, हीट और एनर्जी का लॉसेज होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, दीज आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन। ये जो है हमेशा क्या होता है, साइकिल के फॉर्म में सर्कुलेशन होते रहता है। अब देखिए ये बायो जियोकेमिकल साइकिल जो है, बायो का मतलब होता है लिविंग और जियोकेमिकल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स सन, सॉइल, सैंड, इस सब का पार्ट। ये जो साइक्लिंग प्रोसेस है ये लिविंग और नॉन लिविंग इसी के बीच होते रहता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये प्रोसेस चलता रहता है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज क्या किए कि आज सॉइल है, कल यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा प्लांट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा।
अब सबसे पहला जो साइकिलिंग प्रोसेस था वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को देखिए ऐसे समझिए, वाटर साइकिल देखिए, एक ये सबसे पहले वाटर साइकिल का एग्जांपल लेके समझते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो वाटर है, क्या होगा, सन का लाइट आएगा इस पे, सन का लाइट जब आएगा तो ये वाटर क्या होगा, हीटअप हो जाएगा, हीटअप होगा, हीटअप होने के बाद ये क्या होगा, इवोपरेट होगा, मतलब ऊपर की ओर जलवाष्प बन के ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जाने से क्या होगा, ये बादल यानी कि क्लाउड्स क्लाउड्स बनने लगेगा। जब क्लाउड्स बनने लगेगा तो बेसिकली ऊपर देखिए, ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में हम क्या पढ़े कि जितना हाइट ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। तो जब हम ऊपर जाएंगे, वाटर वेपर जब ऊपर जाएगा तो बेसिकली ये क्या होगा, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में ये कंडेंस हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जब सनलाइट आएगा दोबारा इस पे, थोड़ा हीट आएगा, तो ये फिर प्रिसिपिटेशन होगा। प्रिसिपिटेशन का मतलब हुआ, ये जो क्लाउडी फॉर्म में है, ये जो स्काई है, ये क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाएगा, और हमारे पृथ्वी तक वर्षा जो होता है, रेनफॉल के रूप में आके फिर से साइक्लिंग हो जाएगा। अब देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, ये बेसिकली जो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब था, और जो सॉइल से मिला के जो बनता था, उसी को न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते थे। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल में एक है परफेक्ट साइकिल और एक इम्परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट साइकिल जो है उसको बोलेंगे गैसियस साइकिल, और इम्परफेक्ट साइकिल में बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में हो गया वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर जो है वेपर के फॉर्म में जब बनता है तो वो गैसियस फॉर्म में होता है। उसके बाद कार्बन, और उसके बाद जो होगा नाइट्रोजन, ये सब हो गया गैसीय साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में हम दो साइकिल पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सल्फर और दूसरा पढ़ेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अब देखिए, बेसिकली जो गैसीय साइकिल है, वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन। अब जो वाटर साइकिल में, ये जो एग्जांपल में हम देख लिए थे वाटर साइकिल, इसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यही प्रोसेस है कि सनलाइट जब आएगा तो वाटर क्या हो जाएगा, हीटअप होके इवोपरेट होके कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होके फिर प्रिसिपिटेशन बन के वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में हमारे अर्थ पे आ जाएगा। तो यही बेसिकली साइकिल है, वाटर साइकिल। अब देखिए क्या है, साइकिलिंग ऑफ ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स डिपेंडिंग ऑन वाटर। देखिए जितना भी साइकिलिंग का प्रोसेस है, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, जितना भी साइकिल है, वो जो सारा साइकिल है वो वाटर साइकिल पे ही डिपेंड करेगा। कहीं ना कहीं वाटर साइकिल का रोल होगा। वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। देखिए अगर सल्फर लीजिएगा, नाइट्रोजन लीजिएगा, तो वाटर जो होगा उसमें सॉल्वेंट का काम करेगा फॉर द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट है गैसीय साइकिल में कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल देखिए, ये जो CO2 एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में है, बेसिकली प्लांट जो है वो जो अपना रेस्पिरेशन के लिए CO2 लेता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं सांस लेने में, उसी प्रकार प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है। तो CO2 बेसिकली कैसे लेगा, इसका प्रोसेस है। तो CO2 जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में लेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में लेगा। यहाँ पे देखिए इस इमेज में, ये इतना देखिए, CO2 इन द एटमॉस्फेयर सनलाइट फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर। इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये प्लांट क्या करेगा, CO2 का लेगा, जैसे अपना लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और ये ऑक्सीजन O2 छोड़ता है। तो प्लांट के रेस्पिरेशन के लिए CO2 बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तभी हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसलिए CO2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और CO2 देखिए, CO2 जो है वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री से भी उत्पन्न होता है। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, जो पेट्रोल, डीजल, वो सब जितना कंबसन वाला जो इंजन यूज करते हैं, उस सब में CO2 प्रोड्यूस करने का कहीं ना कहीं है। तो देखिए एनिमल का रेस्पिरेशन जो है वो तो ह्यूमन की तरह होता है। कार्बन साइकिल, जो कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो बहुत ही माइनर में है, 0.003%। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बन इज अ माइनर वेन कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन लगभग 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन लगभग 78%। उसके मुकाबला में देखिएगा तो बहुत ज्यादा, बहुत कम है, 0.003% कार्बन है।
CO2 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। देखिए ये जो प्लांट है क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। अब कार्बन साइकिल जो है ये 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो है उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म साइकिल, सेकेंड वाले को बोलेंगे लॉन्ग टर्म साइकिल। ये जो शॉर्ट टर्म साइकिल है वो उसका यूज करेंगे रेस्पिरेशन में, जैसे सांस लेना छोड़ना उस वाले में, क्योंकि वो थोड़ी ही देर में इसका उपयोग कर लेता है। प्लांट क्या करेगा, CO2 लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ये बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत शॉर्ट टर्म का है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए है। वही अगर आप फॉसिल की बात कीजिएगा तो ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, क्योंकि जो फॉसिल है जीवाश्म होता है ये हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट रहता है, हमारे अर्थ के, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म साइकिल, क्योंकि जब माइनिंग कीजिएगा तभी इस फॉसिल को निकालिएगा और यूज कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो गैसियस साइकिल है, गैसियस साइकिल में वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, अब नाइट्रोजन साइकिल में कंसेप्ट है, ये पहले समझिए। देखिए ये हमारा जो प्लांट है इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है, और नाइट्रोजन लगभग 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो प्लांट है ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है। ये प्लांट क्या करेगा, अर्थ के अंदर से जब क्या करेगा, बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टर या एजिटोबैक्टर, वो नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रेट नाइट्रेट या अमोनिया पहले इसमें कन्वर्ट करेगा, उसके बाद प्लांट क्या करेगा, लेगा। आप लोग सुनते होंगे कि यूरिया जो हमारे खेतों में डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा, नाइट्रोजन उसमें रहता है, क्योंकि हमारा प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ले नहीं, 78% होने के बाद बावजूद भी हमारा जो प्लांट है वो डायरेक्ट नहीं इंटेक कर पाता है। तो इसलिए हम जो जब भी गेहूं, धान, चावल, गेहूं उगाते हैं तो उसमें यूरिया का उपयोग करते हैं बाहर से। अब साइकिल समझिए, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है, देखिए ये नाइट्रोजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एक वर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा या अमोनिया अमोनिया में कन्वर्ट करेगा बाय बैक्टीरिया 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 देखिए एजिटोबैक्टर है, और बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ कुछ प्लांट्स भी है, आगे देखेंगे प्लांट्स का नाम। तो बैक्टीरिया भी क्या करेगा, डिकम्पोजर का काम, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, और साथ में कुछ प्लांट है वो भी क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, ये बैक्टीरिया है, ये अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया से फिर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो उसमें कन्वर्ट करेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाद फिर ये नाइट्रिफिकेशन होके नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनेगा, और फिर ये डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब हुआ ये जो नाइट्रेट या अमोनिया में कन्वर्ट हुआ था, ये फिर क्या होगा, नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। और नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है वो जो लाइटनिंग होता है, बरसात में जो लाइटनिंग आते रहता है उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो याद रखिएगा कि क्लाउड्स के टाइम में और रेन के टाइम में जो लाइटनिंग आते रहता है उससे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सकता है। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो बनता है उसमें नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑल ऑफ प्रोटीन नाइट्रोजन इज 16%। जितना भी प्रोटीन है नाइट्रोजन कितना होगा, 16%। इसीलिए इसको प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, बट दिस इज इसेंशियल फॉर्म। इसेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि इसको डायरेक्ट नहीं यूज किया जा सकता है, डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता है। नाइट्रोजन शुड बी फिक्स्ड, नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अमोनिया में, नाइट्रेट में या नाइट्रेट में, सो प्लांट कैन यूज। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हो सकता है, बाय मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूरिया, जैसे यूरिया बनाते हैं तो ये क्या मैन के द्वारा आर्टिफिशियली रूप से इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे ये यूजफुल बन जाता है। थंडर या लाइटनिंग, देखिए नो एक्स, नाइट्रोजन जो डायरेक्ट नाइट्रोजन का नो एक्सेस है, प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, उसको
अमोनियम आयन में तोड़ना पड़ेगा या नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही नाइट्रोजन का यूज कर पाएगा प्लांट। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखिए, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, एनाबेना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और भी बहुत सारे हैं, आप गूगल का यूज करके बहुत सारा एक बार पढ़ लीजिएगा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्लांट है वो है क्लोवर, अल्फा अल्फा, बीन्स, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब एक शब्द है नाइट्रोसोमस। नाइट्रोसोमोनाज क्या है, ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। अमोनिया को जो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा उसको बोला जाता है नाइट्रोसोमोनाज। अब नाइट्रोबैक्टर एक होता है, नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। नाइट्रोसोमस क्या करेगा, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, और नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए स्यूडोमोनाज, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, क्या करेगा, अमोनिया या NO3 जो था, इसको फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट करेगा और एटमॉस्फेयर में पहुंचा देगा, उसको बोला जाता है स्यूडोमोनाज। देखिए नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूबल इन वाटर में जो है वो मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में, ये फिर से इसेंशियल नाइट्रोजन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आ जाता है। अब सेडिमेंट्री साइकिल में देखिए, पहला है फॉस्फोरस साइकिल, सेकेंड है सल्फर साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल, दिस साइकिल डज नॉट टेक प्लेस थ्रू एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस नहीं रहता, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो नाइट्रोजन साइकिल जो बेसिकली है वो जो अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट रहता है, और इरोजन, सेडिमेंटेशन और वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा ये क्या होता है, अर्थ के बाहर निकल जाता है। अब फॉस्फोरस साइकिल पहला देखिए, फॉस्फोरस साइकिल में यहाँ पे आइए, नंबर 1 देखिए क्या होता है, ये जो अर्थ है, यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस है, यहाँ पे फॉस्फोरस है। अब ये फॉस्फोरस क्या होगा, इरोजन होगा, वेदरिंग होगा, इरोजन और वेदरिंग होगा, या फिर बोलिए कि माइनिंग द्वारा ये बाहर निकलेगा। सेकेंड देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉस्फोरस टू द ओशियन, अब ये क्या होगा, इरोजन हो के या वेदरिंग हो के ओशियन में पहुंच जाएगा, तो सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट सेडिमेंट्स, तो ये क्या होगा, फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट सेडिमेंट में ओशियन में पहुंच जाएगा, फॉस्फेट सेडिमेंट्स के रूप में। उसके बाद जो फोर्थ है, द डिजॉल्व फॉस्फेट इज बायो अवेलेबल टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड, देखिए सिंपल बात समझिए, ये जो फॉस्फेट जो अंदर प्रेजेंट है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये क्या करेगा, ये फाइटोप्लैंक्टन रिलीज करेगा, इसको ऊपर रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज कर देगा, और क्लाउड के साथ ही इसका भी थोड़ा मिक्सअप होके जब वाटर ड्रॉपलेट होगा तो फिर ये पुनः जमीन पे आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये हीट जब देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में भी होगा, और सेकेंड जो फाइटोप्लैंक्टन है वो भी रिलीज कर देता, तो ये हीट अप से भी हो जाएगा और फाइटोप्लैंक्टन से भी हो जाएगा। फॉस्फोरस साइकिल, present in phosphate rocks and enter the cycle through erosion mining activity. Main causes of excessive growth of rotated plants and microscopic plants in the lake. Main storage, earth, crust, land, phosphate, weathering, enter क्या करता है, ओशियन में। सल्फर साइकिल is the collection of process that involves the movement of sulfur between the rocks, waterways and living system. अब देखिए ये जो सल्फर है, सेम इसका यूज जो है वो फॉस्फोरस की तरह इसका भी साइकिल है, ये भी अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, और ये इंडस्ट्रियल फ्यूल से भी, बर्निंग से भी सल्फर का एटमॉस्फेयर में जा सकता है। देखिए हम क्या पढ़े थे कि एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल से एटमॉस्फेयर में जा सकता है। और ये जो सल्फर है, एसिड रेन
का एग्जाम्पल है। एसिड रेन जब सल्फर ऊपर चला जाता तभी एसिड रेन देखने को मिलता है। अब देखिए सल्फर जो है वो इंडस्ट्रियल गैस से होता आ सकता है, अर्थ के अंदर से, अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है तो माइनिंग, इरोजन इससे भी हो सकता है। और ये जो डिकम्पोजर है, एनिमल है, इस सब से भी, ये जो प्लांट है इस सब से भी सल्फर कुछ हद तक थोड़ा बहुत निकलते रहता है। तो सल्फर साइकिल, सल्फर इज इन सॉइल सेडिमेंट located in organic coal oil and inorganic sulfur rocks in the form of sulfate and organic sulfur released by weathering and erosion, wind flow, water flow। देखिए वेदरिंग जो होता है उसको वो होता है विंड के फ्लो से, और इरोजन का एक्टिविटी होता है वो होता है वाटर के फ्लो से। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड वो होता है गैसियस फॉर्म जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। वीक SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड वो एसिड रेन का फॉर्मेशन करेगा।